Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 29 of the course Software Quality Engineering. We are in the fourth part of the course and mainly we are talking about the quantifiable quality improvement. Here we are mostly talking about those aspects, those techniques which will also help in the quality improvement, but remember we are talking about the quantifiable aspect. We are talking about the quality improvement in terms of quantity. क्वालिटी को हम इम्प्रूव करने हैं लेकिन हम मिकदार के हिसाब से सॉफ्टवेयर में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं. हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, बहुत इम्प्रूव हो गई या कम इम्प्रूव हो गई, बल्कि कुछ रिजल्ट से, कुछ नंबर से, कुछ परसेंटेजेस से, कुछ एवरेज वैल्यूज़ निकाल कर, ठीक है, फिर हम बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कितने हद तक इम्प्रूव हुई है. सो जब भी आप क्वांटिफाइबल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करें सो आपके जहन में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के साथ जो है वो मिकदार का कॉन्सेप्ट जहन में होना ज़रूरी है. ठीक है, सो एक है मयार, एक है मिकदार. इससे पहले लेक्चर में हम मयार की बातें करते रहे थे अर्लियर लेक्चर्स में कि क्वालिटी के मयार को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए. अब हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी को मिकदार के हिसाब से कैसे बेहतर बनाया जाए, कितनी मज़ीद यूनिट्स ऑफ क्वालिटी जो है वो इसमें ऐड की जा सकती है. हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं, हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो कि हमें क्वांटिफाइबल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं. याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग की इस कोर्स में और ओवरऑल हम देख रहे हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स को, जिससे क्वालिटी इंजीनियरिंग में ढेर सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं, ढेर सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, जिसमें से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी है, ठीक है, और मेनली क्वालिटी एश्योरेंस भी है. क्वालिटी एश्योरेंस की फिर आगे ढेर सारी टाइप्स हैं, ढेर सारे मेथड्स हैं, जिस तरह इंस्पेक्शन, जिस तरह फॉर्मल वेरिफिकेशन, जिस तरह डिफेक्ट प्रिवेंशन, रिस्क इसी तरह रिस्क असेसमेंट या सेफ्टी मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें क्वालिटी एश्योरेंस के साथ आती हैं. इस लेक्चर में आपको या इस पर्टिकुलर पार्ट में ये आपको याद कराता चलूँ कि हम क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक्स की बात कर रहे हैं लेकिन पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स की. क्वालिटी एश्योरेंस की अदर टेक्निक्स अप्लाई करने के अलावा जो काम आप कर सकते हैं हम वो यहाँ पर देख रहे हैं. Let us talk about the summary of our previous lecture. So we mainly talked about defect classification and analysis. ठीक है, हमने डिफेक्ट को क्लासिफाई करने की बात की थी और हमने जो है वो जनरल टाइप्स ऑफ डिफेक्ट एनालिसिस को देखा था. मोर स्पेसिफिकली हमने ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन को देखा था. और अगर याद हो तो ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन ये बताता है कि डिफेक्ट की टाइप क्या है, डिफेक्ट की सिवियरिटी क्या है, डिफेक्ट को एड्रेस कौन करेगा, डेवलपर ने करना है, टेस्टर ने करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने करना है. ठीक है, सो किसी एक डिफेक्ट को हम फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं, फर्दर नैरो डाउन कर लेते हैं. ठीक है, ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन की एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक कार है, ठीक है, उस कार में कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से कार ठीक नहीं चल पा रही, एक गाड़ी ठीक नहीं चल पा रही. अब ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को अब क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई करने में सबसे पहले ये पता चलेगा कि इसकी बॉडी में मसला है, इसके इंजन में मसला है या इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स हैं उसमें मसला है. लेट से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स में मसला है. ठीक है, सो आपने क्लासिफाई कर दिया कि गाड़ी की खराबी वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पार्ट से है. अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पार्ट में भी लेट से 2-3 टाइप्स के इलेक्ट्रीशियंस हैं. ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली बताते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रीशियन है जो कि इसके लिए मोर अप्रोप्रिएट है और उसको वो ठीक कर सकेगा. आप ये भी बताते हैं कि चूंकि कार की इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम इतना सीवियर है कि गाड़ी चल नहीं पा रही, तो आपने क्लासिफाई भी कर दिया, आपने कौन ठीक करेगा ये भी बता दिया और आपने ये भी बता दिया कि
इसको फिक्स कौन करेगा। सो ऑर्थोगोनल डिफेक्ट क्लासिफिकेशन ODC, ये IBM में एक रिसर्चर था, उसने अपने बाकी फेलोज के साथ इस मॉडल को प्रपोज किया और मकसद ये था कि IBM जो प्रोडक्ट्स जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसमें डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन की जाए। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी बात की थी कि एक एग्जाम्पल हमने देखी थी एक वेब बेस्ड की। सो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस डिफेक्ट्स जो होते रहे हैं हम उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि किस किस्म के डिफेक्ट जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और बेस्ड ऑन दी एनालिसिस ऑफ दी डिफेक्ट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन दी एनालिसिस ऑफ दी डिफेक्ट हम फिर कोई सर्टन डिसीजन लेते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट बात थी पिछले लेक्चर के हवाले से वो ये था कि डिफेक्ट एनालिसिस का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम डिफेक्ट ढूंढ के उनको फिक्स करें, बल्कि हमारा मकसद ये है कि डिफेक्ट आए क्यों हैं, इस प्रोडक्ट में इसको कैसे ठीक किया जाए और आने वाली प्रोडक्ट्स में या आने वाले सॉफ्टवेयर में या जो सॉफ्टवेयर फ्यूचर में डेवलप होंगे उनमें इस किस्म के डिफेक्ट्स को डेवलप होने से कैसे रोका जा सकता है। सो आपने एनालाइज किया है, आप एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर प्रोडक्ट्स में इन डिफेक्ट्स को कैसे रोका जा सकता है। सो इसी की बेस पर हमने एक एग्जांपल देखी थी कि एक टेबल आपके सामने प्रेजेंट किया गया था जिसमें हमने देखा था कि वेब से रिलेटेड अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, एक वेबसाइट की बात करते हैं, वेब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आ सकते हैं। बाज़ औक़ात लिंक मिसिंग होता है, बाज़ औक़ात पेज नॉट फाउंड के मैसेज आते हैं, बाज़ औक़ात आपको एक्सेस डिनाइड के ढेर सारे एरर्स आ रहे होते हैं। सो हमने ये देखा कि इन ढेर सारे जो मुख्तलिफ एरर्स थे उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर होने वाले एरर्स थे वो एरर की टाइप नंबर ए और टाइप नंबर ई थे। और टाइप नंबर ए था एक्सेस डिनाइड वाला और टाइप नंबर ई में फॉर एग्जांपल पेज नॉट फाउंड वाले एरर्स थे। सो या लिंक ब्रोकन के जो है वो मैसेज थे। सो अब ये एरर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे हैं। अब हमने एनालाइज किया कि चूंकि एक्सेस डिनाइड का मैसेज बहुत फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है, इस एरर के अकर होने की रीज़न क्या है। और मैंने आपको बताया था कि रीज़न इसकी मेनली ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन जो है वो नॉर्मल यूज़र के पेज पर ही रखा हुआ है। सो नॉर्मल यूज़र वो तो किसी भी लिंक को क्लिक कर सकता है, सो वो एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन के लिंक को भी क्लिक करेगा और वहां पे फिर उसको एक्सेस डिनाइड के मैसेज मिलेंगे, ठीक है। सो ये एरर इसलिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप सिंपली उस पर्टिकुलर एक्सेस को, एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन एक्सेस को आप यूजर के पेज पे ना रखें बल्कि आप उसको किसी सेपरेट URL पर या किसी सेपरेट पेज पर रख दें। यूजर अगर उधर उस लिंक को क्लिक ही नहीं करेगा तो उसको एरर मैसेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो एनालिसिस का मकसद हमारा ये था कि हम जो है वो आने वाली फ्यूचर प्रोडक्ट्स में, फ्यूचर सॉफ्टवेयर में एरर्स को कैसे कम से कम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आउटलाइंस ऑफ दी टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। रिस्क क्या होते हैं, बेसिक आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट इसके क्या हैं। हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जिनको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी कहते हैं। कुछ हमारे पास न्यूअर टेक्निक्स हैं जो कि AI बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। सो हम इन सब टेक्निक्स को देखेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, ट्री बेस्ड एनालिसिस को भी देखेंगे। जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जो कुछ टेक्निक्स हैं उनमें NN न्यूरल नेटवर्क्स है, TBM ट्री बेस्ड मॉडल्स है और इसी तरह OSR वगैरह है। इन सब को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से ये शामिल है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको समझें, उनको आपस में डिस्टिंग्विश करें, अंडरस्टैंड करें कि कौन सी रिस्क आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक किन सॉफ्टवेयर्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और ज़्यादा सुटेबल है। एंड देन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्नड यू कैन सिंपली अप्लाई दिस नॉलेज इन रियल लाइफ सॉफ्टवेयर्स। सो रिमेंबर, हम बात कर रहे हैं कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सॉफ्टवेयर में रिस्क है क्या, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और रिस्क आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। उन मॉडल्स को समझना, कंपेयर करना, उनके क्या फीचर्स हैं, ये आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन
हम क्यों करते हैं? सॉफ्टवेयर जब हमारा बन चुका है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं या पैरेलल क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स की या पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक की, सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी ऑलमोस्ट पोस्ट या पैरेलल क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक में से आता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन हम कर क्यों रहे हैं? लेकिन जो जेनेरिक कॉन्सेप्ट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन का, वो सॉफ्टवेयर के अलावा आप किसी भी डेली लाइफ में आप उसको यूज कर सकते हैं। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपके पास आपकी बुक्स हैं, ठीक है, और आप अपने कैंपस में या अपने कॉलेज में या अपनी यूनिवर्सिटी में आप जो है वो घूम फिर रहे हैं। अगर आप बुक्स कहीं पे रख कर चले जाते हैं तो इस बात का रिस्क है कि जब आप वापस आएंगे तो वो बुक्स वहां पे अवेलेबल नहीं होंगी। आप ये कंफर्म होके नहीं कह रहे कि ये बुक्स वहां से कोई उठा के ले जाएगा, लेकिन इस बात का चांस है, इस बात का रिस्क है कि आपने चूंकि उसको ओपनली रख लिया है, ठीक है, सो कोई भी उसको उठाकर ले जाएगा। मे भी कोई लाइब्रेरियन उठा के ले जाए इस नियत से कि वो समझे कि ये कोई बुक्स अपनी भूल गया और अगर किसी को चाहिए होंगी सो वो लाइब्रेरी से आके पूछ लेगा। या हो सकता है कि आपका क्लास फेलो, उसको पता हो कि चूंकि आपकी ये बुक आपकी है, सो उसने अपने पास रख दी हो कि जब उसकी मुलाकात आपसे हो तो तब आपको वो हैंड ओवर कर दे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि रिस्क की, इस बात का रिस्क है कि अगर आप अपनी बुक्स छोड़कर जाएंगे तो वापसी पे वो आपको नहीं मिलेंगी। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में एक चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की है वो है 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब है कि 20% ऑफ द मॉड्यूल्स और पार्ट्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स 80% ऑफ द डिफेक्ट्स और एफर्ट। मतलब आप देख सकते हैं कि 20% एक बहुत छोटी सी मकदार है। 20% में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सो वो ओवरऑल आपके ढेर सारे प्रॉब्लम्स को, ढेर सारी एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करेगा। सो 20% ऑफ द मॉड्यूल्स और पार्ट्स, इवन हम अगर बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के 100 पार्ट्स हैं, उसमें 20 पार्ट्स जो हैं, ठीक है, 20 पार्ट्स आपकी डिफेक्ट निकालने में या डिफेक्ट डालने में या एफर्ट लगाने में 80% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। सो छोटी सी जो मकदार है मॉड्यूल्स की, वो जो है वो ढेर सारे एफर्ट को और डिफेक्ट्स को में कंट्रीब्यूट करती है। जिसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक गिलास पानी का भरा हुआ है, ठीक है, एक गिलास पानी का भरा हुआ है, उसमें 2 कतरे आप इंक के डालते हैं, ठीक है, सो 2 ड्रॉप्स ऑफ द इंक कैन चेंज द कलर ऑफ द वाटर, ठीक है। सो ड्रॉप की वैल्यू क्या है गिलास के मुकाबले में? बहुत कम, लेकिन चेंज ऑफ कलर की बात करें तो उसने पूरे ग्लास का कलर, पूरे वाटर का कलर जो है वो चेंज कर दिया है। सो यहां पे भी हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के जो 20% मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वो 80% ऑफ द डिफेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला? ये ऑब्जर्वेशन से और एम्पेरिकल एविडेंसेस से पता चला। मतलब ये हमने कोई थ्योरी अचानक से प्रपोज नहीं की गई, बल्कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन what have been analyzed in the recently or previously developed softwares, इस चीज का पता चला है कि 20% of the parts or modules contributes to 80% of the defects or efforts, amount of effort in a software. कैसे अब इसको किया जाए, ठीक कैसे किया जाए, क्या चीज होनी चाहिए? सो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप रिस्क आइडेंटिफाई करें, रिस्क मैनेजमेंट करें और रिस्क रेजोल्यूशन करें, ठीक है। सो आप इस 20-80 रूल को बेहतर तरीके से ऐसे डील कर सकते हैं कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें, रिस्क को मैनेजमेंट का सोचें और रिस्क को रिजॉल्व करने का के बारे में आप सोचें। रिस्क आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किए, ठीक है, लेटर ऑन वो आपके फॉल्ट्स, डिफेक्ट्स और एरर्स में आएंगे, और डेफिनेटली अगर सॉफ्टवेयर में फॉल्ट्स और डिफेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा हद तक डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तो हमारा पर्पस ये है कि रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई करें और हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अल्टीमेटली जो है वो इम्प्रूव करें। एक फेमस सेइंग है, थिंग्स
दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। ठीक है, अगर इस बात का चांस है कि कोई चीज खराब हो सकती है, वो डेफिनेटली खराब होगी। ठीक है, सो अगर आपके सॉफ्टवेयर में रिस्क हैं, ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि वो बाद में चलकर जरूर कोई प्रॉब्लम, कोई डिफेक्ट, कोई एरर बनेगा। सो पर्पस आपका यह है कि अर्लियर स्टेजेस में ही या पैरेलल एक्टिविटी के तौर पर आप अपने सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स को जो है वो मिनिमाइज कर लें। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हमारा फोकस है डिफरेंट टेक्निक्स पर, डिफरेंट मॉडल्स पर और डिफरेंट एप्लीकेशंस पर। उनको यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर में रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए? एक है हमारे पास क्वालिटेटिव, ठीक है, और क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं। कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं और कुछ हमारे पास न्यू टेक्निक्स और नए मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। सो आइए इन तीनों को देखते हैं। सो कुछ हमारे पास सब्जेक्टिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड न्यूअर टेक्निक्स। सब्जेक्टिव टेक्निक्स में कैजुअल एनालिसिस है। ठीक है, कैजुअल एनालिसिस ये है कि सिंपली आपने सॉफ्टवेयर को कैजुअली ऑब्जर्व किया और उसमें वो एरियाज हाईलाइट किए जो कि जिनमें पोटेंशियली कोई रिस्क हो सकता है। सो यू हैव हाईलाइटेड, यू हैव कैजुअली एनालाइज द सॉफ्टवेयर एंड यू हैव आइडेंटिफाइड इफ देयर आर एनी रिस्क। कैजुअल एनालिसिस के लिए जो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं वो एक डेल्फी एनालिसिस है, एक नाम है रिस्क आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक का। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में भी दो तरह की हैं, एक ट्रेडिशनल है और एक न्यूअर है। ठीक है, ट्रेडिशनल में हमारे पास कोरिलेशन एनालिसिस है और रिग्रेशन मॉडल्स हैं। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल्स में अगेन उसकी सब टाइप्स हैं, लीनियर मॉडल, नॉन लीनियर मॉडल्स, लॉजिस्टिक अप्रोचेस। ठीक है, सो हम स्टैटिस्टिकली, ठीक है, स्टैट्स के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू, नंबर्स और न्यूमेरिक इंटीजर्स के थ्रू हम देख रहे हैं कि रिस्क सॉफ्टवेयर की रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे है या सॉफ्टवेयर में कितने किस्म के रिस्क हो सकते हैं। सो ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में कोरिलेशन और रिग्रेशन मॉडल्स आ गए। न्यू टेक्निक्स में हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल बेस्ड भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स भी हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हमारे पास PCA है, DA है और ट्री बेस्ड मॉडल्स है, TBM, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स हैं वो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं और OSR हैं। सो हमारा फोकस आज के लेक्चर में इन टेक्निक्स को देखना और इन पर फोकस करना है। सो याद रखें, मेनली हम आज दो बातें करेंगे। रिस्क आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया क्या है और क्यों जरूरी है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती कैसे है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के कुछ ओल्ड मॉडल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन मॉडल। कुछ हमारे पास न्यू मॉडल्स हैं या न्यू टेक्निक्स हैं। न्यू टेक्निक्स में भी फिर दो टाइप्स हैं, स्टैटिस्टिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड। स्टैटिस्टिकल में PCA, DA और TBM है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क और OSR हैं, जिनको आज के हम इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। सो आइए बात करते हैं उन मॉडल्स को एक्चुअली या उन रिस्क आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स को मजीद एक्सप्लोर करने से पहले ये देखें कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के किन पार्ट्स में होगी। ठीक है, वेयर आप करेंगे कहां पे रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सो 80% और टारगेट एंड 20% और कंट्रीब्यूटर। ठीक है, मतलब टारगेट और कंट्रीब्यूटर, ये चीज आपने समझनी है कि टारगेट क्या है और कंट्रीब्यूटर क्या है। ठीक है, कंट्रीब्यूटर का लफ्जी मतलब है वो एंटिटी, वो पर्सन, वो थिंग जो कि वजह बनी हुई है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो कंट्रीब्यूटर, तो हम कह रहे हैं कि अगर एरर्स आ रहे हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो डिफेक्ट्स और एरर का कंट्रीब्यूटर क्या है, एरर्स आ कहां से रहे हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स आ कहां से रहे हैं, कंट्रीब्यूटर कौन है, व्हाट इज द एंटिटी, विच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग और इज एक्चुअली कॉजिंग द डिफेक्ट्स। सो ये चीज देखना बड़ा जरूरी है। सो आप कंट्रीब्यूटर्स देखते हैं कि कंट्रीब्यूटर्स हैं कहां पर और कौन है कंट्रीब्यूटर्स। और फिर है टारगेट। टारगेट क्या है,
मोस्टली क्वालिटी और डिफेक्ट, ठीक है, एफर्ट एंड अदर एक्सटर्नल मैट्रिक्स और टिपिकली डायरेक्टली रिलेटेड टू गोल। जब आप ये देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूटर क्या है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कंट्रीब्यूटर क्या है, कंट्रीब्यूटर कौन सी एंटिटी है, कौन सा पार्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट है, मे बी कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स से आपने एक ऐसा हार्डवेयर यूज किया है जो कि आउटडेटेड मॉडल है, या वो हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर की एपीआईज के साथ, या जो है वो न्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, या किसी और टूल के साथ आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, वो उसके साथ कंपैटिबिलिटी के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। सो आपका वो हार्डवेयर जो है वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स दी लॉट्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो आपने कंट्रीब्यूटर क्या हुआ, वो हार्डवेयर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। सो आप जब कंट्रीब्यूटर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आप टारगेट करते हैं कि इस कंट्रीब्यूटर को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे जो है वो एफर्ट और एक्सटर्नल मैट्रिक्स को यूज करते हुए इस डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है, कैसे जो है वो अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। सो गोल क्या है कि आप इस डिफेक्ट को रिमूव करें। डिफेक्ट कहां से आ रहा है, वो किसी कंट्रीब्यूटर से आ रहा है। सो एक्चुअली आपने कंट्रीब्यूटर को लुक आफ्टर कर लिया, कंट्रीब्यूटर को आपने देख लिया, सो आपने जो है वो ढेर सारी चीजें ठीक कर लें। इसकी एक और एग्जाम्पल ये दे सकता हूं कि आपकी एक घर के अंदर एक दीवार है, ठीक है, दीवार में से कोई पानी आ रहा है, ठीक है। सो आप उस पानी को ठीक करने से पहले कंट्रीब्यूटर देखते हैं कि पानी आ कहां से रहा है, ठीक है, ये दीवार जो खराब हो रही है, जो इसमें सेम आ रहा है, ठीक है, या जिसका जो दीवार का जो पेंट है वो उखड़ रहा है। सो रीजन क्या है इसकी, कंट्रीब्यूटर क्या है, पता चलता है कि दीवार के पीछे एक पाइप है, ठीक है, पानी का वो पाइप ब्लास्ट है या लीक है, जिसकी वजह से पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। आप अगर दीवार को बाहर से ठीक कर भी दें, वो पानी कुछ दिन तक तो वो दीवार आपको ठीक नजर आएगी, कुछ दिन बाद फिर खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीब्यूटर है उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। कंट्रीब्यूटर इसी तरह कंट्रीब्यूट करे, आपने तो बाहर सिर्फ एक दोबारा पेंट कर दिया और आप समझे कि दीवार ठीक हो गई। आप जब तक कंट्रीब्यूटर को ठीक नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूटर को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, ये आपकी चीजें जो है वो आती रहेंगी। सो कहने का मतलब ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप कंट्रीब्यूटर्स को आइडेंटिफाई करें, अंडरस्टैंड द लिंक, जो हमने बात की हुई है, हम कह रहे हैं अंडरस्टैंड द लिंक, रीजन क्या है, सोर्स क्या है, वो लिंक क्या है, ठीक है, उसको आप जो है वो फोकस करें और फिर उसको टारगेट बनाकर आप जो है वो अपनी जो भी एफर्ट है वो कर सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली क्वालिटी इंप्रूव हो। सो जब आपने लिंक अंडरस्टैंड कर लिया, रीजन आपने आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल दी कंट्रीब्यूटर, आप चाहे उसको करेक्ट करें, चाहे उसको आप स्टॉप करें, चाहे उसको आप इंप्रूव करें, चाहे उसको आप फ्यूचर के लिए अकॉर्डिंगली प्लान करें, ठीक है, या उसी वक्त कोई रेमेडियल एक्शन लें या प्रिवेंटिव एक्शंस लें। लेट्स से मैं उसी अगर दीवार की एग्जांपल लूं, दीवार के पीछे एक पाइप है, ठीक है, अब वो लेट्स से पाइप ऐसी जगह पर आ गया कि आप उस पाइप को रिपेयर नहीं कर सकते, उस पाइप को आप रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपने पानी के लीकेज को रोकना है। सो अगर आप प्रिवेंटिव एक्शंस की बात करते हैं कि फ्यूचर में ये चीज रिपीट ना हो, सो आप इस तरीके से, लेट्स से कल को आप दोबारा कोई घर बना रहे हैं, कोई दीवार बना रहे हैं, सो आप इस तरीके से उसमें पाइप इंस्टॉल करेंगे कि वो जो मिस्टेक, जो डिफेक्ट पहले रिपीट हुई थी, वो दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। सो आपने जो है वो इमीडिएट रिमूवल भी उसका कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए आप उसको प्लान भी कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, कोई रेमेडियल एक्शन फौरन भी ले सकते हैं, या कोई प्रिवेंटिव एक्शन फौरन भी ले सकते हैं। प्रिवेंटिव या रेमेडियल एक्शन जो फौरन लिया जा सकता है वो ये है कि आपने पानी के पाइप को रिपेयर कर लिया, ऊपर लेट से कोई टेपिंग कर ली, या जो है वो आपने कोई नया पाइप उसकी जगह इंस्टॉल कर दिया, लेकिन बाजुगत ऐसे हो सकता है कि लेट से उसकी रिपेयर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो फिर आप क्या करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और जो आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन की एग्जाम्पल दे सकता हूं, वो ये है कि टोयोटा की जो कुछ कार्स आई थी, ठीक है,
अगर हम 2000 मॉडल की बात करें, सो 2000 मॉडल की कार में ABS सिस्टम नहीं था, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं था। सो मतलब अगर आप गाड़ी की ब्रेक हार्ड प्रेस भी कर रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी अगर सर्टेन स्पीड में है तो टायर तो उसके रुक गए हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो स्टिल स्पीड में है और जा रही है। और ऐसा हुआ और ढेर सारे जो है वो करोला की स्पेसिफिक मॉडल ने ढेर सारे एक्सीडेंट्स किए और ढेर सारे एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए, ठीक है। सो इस रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था कि चूंकि इसमें एंटी ब्रेक सिस्टम नहीं है, इंजन की पावर ज्यादा है, ठीक है। सो जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा भी, सो स्पीड में होने की वजह से गाड़ी रुकेगी नहीं और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इस रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। लेटर ऑन जब ये रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, आपने जब कंट्रीब्यूटर देखा, कंट्रीब्यूटर क्या था, ABS सिस्टम का ना होना इज द मेन कंट्रीब्यूटर्स इन दी टोयोटा कार्स विच लीड टुवर्ड्स एक्सीडेंट। सो अब आपने क्या किया, अब मुख्तलिफ एक्शंस उसके बाद लिए गए। रेमेडियल एक्शन के तौर पर यह किया गया कि उसका ब्रेक सिस्टम, उसकी डिस्क जो है वो ज्यादा स्ट्रांग कर दी गई, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग में यह किया गया कि टोयोटा की जो आइंदा आने वाली कार्स थी उनमें ABS सिस्टम मस्ट करार दिया गया और ABS सिस्टम जो है वो उसके बाद डेफिनेटली आने लगा। सो आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूटर को देखा गया और फिर जो है वो आपने देखा कि फ्यूचर प्लानिंग भी की जा सकती है और कुछ इंस्टेंट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। सो लेटर ऑन जब ABS सिस्टम टोयोटा की कार्स में आ गया, सो अल्टीमेटली फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि टोयोटा की कार की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉफ्टवेयर में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट सम टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर risk identification. As I have mentioned earlier in this lecture that there are some traditional techniques and there are some new techniques. Traditional techniques में हमारे पास correlation coefficient है, CC, और दूसरा हमारे पास regression based technique है। हमारे पास जो newer techniques हैं, newer techniques are then also further classified as statistical based एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन की न्यूअर टेक्निक्स में जो स्टैटिस्टिकल बेस्ड है वो है PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, दूसरा है DA, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, और तीसरा है TBM, ट्री बेस्ड मॉडलिंग। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन की ये स्टैटिस्टिकल बेस्ड टेक्निक्स हैं। इसी तरह रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स हैं उनमें हमारे पास है न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि जिसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी कहा जाता है, और दूसरा है हमारे पास OSR, ऑप्टिमल सेट रिडक्शन, और तीसरी हमारे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है जिसको हम कहते हैं एबडक्टिव रीजनिंग। सो दीज आर 6 डिफरेंट टेक्निक्स classified as statistical risk identification technique and artificial intelligence based रिस्क आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स। सो इनमें से हर टेक्निक के कुछ फायदे हैं, कुछ डिटेल्स हैं, आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले PCA एंड DA। PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और DA डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। वैसे तो हम इनको कह रहे हैं न्यू टेक्निक्स, लेकिन ये प्योरली न्यू नहीं है। वन way or the other they were in the used, मतलब PCA और DA, these techniques were developed earlier और इनको यूज किया जा रहा था, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनको किसी ने यूज नहीं किया था। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनका यूज जो है एक्चुअली ये नया है, इसलिए हम इसको न्यू टेक्निक के तौर पर कह रहे हैं। PCA जनाब क्या करता है? PCA रिस्क आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, आइडिया ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, and principal component analysis to reduce dimensionality, and third one is effectively combined with DA and other techniques. So इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइडिया पर बेस्ड है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के जो डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डायमेंशंस को रिड्यूस करता है, क्योंकि जैसा कि नाम से जाहिर है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये प्रिंसिपल कंपोनेंट को देखता है, मेन कंट्रीब्यूटर को देखता है, ठीक है, कि रिस्क आने के लिए मेन कंट्रीब्यूटर कौन हो सकता है? प्रिंसिपल, जो किस
किस एग्जैक्टली पैरामीटर मॉड्यूल या पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पर जो है वो फोकस किया जाए, क्योंकि वो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर है। सो आप प्रिंसिपल कंपोनेंट का एनालिसिस करते हैं। सो आपने जब प्रिंसिपल कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, सो आप जो सॉफ्टवेयर की रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट डायमेंशंस में देख रहे थे, आप उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक जगह पे फोकस करके इस टेक्निक को रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। पीसीए इंडिपेंडेंटली भी काम करती है और पीसीए अदर टेक्निक्स के साथ भी मिलकर काम कर सकती है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। सेकंड नंबर की जो हमारे पास टेक्निक है वो है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, डीए। डीए जो है वो क्या करता है, रिस्क आईडी एज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये कैसे किया जा रहा है? रिस्क तो ढेर सारे हो सकते हैं, ये रिस्क इटसेल्फ को क्लासिफाई कर रहा है कि फॉर एग्जांपल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो डिफरेंट किस्म के रिस्क को इसने क्लासिफाई कर दिया। सो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन यूज किया। हम कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। सो अलहदा क्या चीज है, क्या चीज इस फंक्शन को इस फंक्शन से डिस्क्रिमिनेट कर रही है, डिस्टिंग्विश कर रही है, ठीक है। क्या फीचर है, क्या चीज है जो कि इस डिफेक्ट को इस डिफेक्ट से डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन को यूज किया जाता है। अगर डीए की बात की जाए, डीए जो है वो कैसे काम करता है, डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस, इसकी अदर डेफिनेशंस भी हैं। ये क्या करता है, मिनिमाइज मिसक्लासिफिकेशन रेट इन मॉडल फिटिंग एंड इन प्रोडक्शन। सो पर्पस ये है डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस का कि आप जो है वो मतलब हमने कहा कि क्लासिफाई करें, लेकिन क्लासिफाई इस तरीके से किया जाता है कि ढेर सारी कैटेगरीज और ढेर सारी क्लासिफिकेशन में जाना ये भी मकसद नहीं है। उस सॉफ्टवेयर के हवाले से, ठीक है, उस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के हवाले से जो क्लासिफिकेशन ज्यादा फिट होगी, जो मॉडल ज्यादा अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया जा सकता है या जिनको आप अप्रोप्रिएटली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप सिंपली उनको यूज कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस के कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और एक ऑथर है कोश गुफ्टर, ठीक है, अपने बाकी रिसर्चर्स के साथ उन्होंने 1996 में एक रिसर्च की और उसमें देखा कि डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस को अगर रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाए, ठीक है, सो ये अच्छे रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क देता है। अगर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो कि हमने यहां पे पढ़ा है और डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस, इसको अगर हम समराइज करें और क्या चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं, सो दोनों के कुछ एस्पेक्ट्स ये हैं। नंबर वन, ये पॉजिटिव इंकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं हमें, ठीक है, जैसे कि हमने यहां पे देखा कि डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस से रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन रीजन ये है कि मच प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड। तो ये तो एक एडवांटेज हो गया, लेकिन नॉट सो गुड थिंग जो है वो ये है कि इसमें ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर पर आप ढेर सारी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ढेर सारी प्रोसेसिंग, ढेर सारी एफर्ट्स पुट करेंगे, ठीक है, तो तब ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। दूसरा जो एक अच्छा फीचर इसमें नहीं है, नॉट सो गुड फीचर है, वो है मच स्टैटिस्टिक्स नॉलेज। मतलब आप डीए या पीसीए तब आप यूज कर सकते हैं जब आपका स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हो, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज आपका बहुत ज्यादा हो। सो स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स नॉलेज ये रिक्वायर्ड है। मतलब ऐसा बंदा जिसका स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड वीक है, वो पीसीए या डीए की टेक्निक को अपने सॉफ्टवेयर में रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकता। और तीसरा भी जो एक नॉट सो गुड फीचर है वो ये है कि डिफिकल्टी इन डाटा और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। जाहिर है अब आपने फॉर एग्जाम्पल किसी का स्टैटिस्टिक्स बड़ा अच्छा है और उसने अपने सॉफ्टवेयर पर रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए पीसीए या डीए को यूज कर भी लिया। अब पीसीए और डीए ने कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, कुछ आउटपुट आई हैं, वो आउटपुट इतनी प्लेन फॉर्म में नहीं होती, मीनिंगफुल नहीं होती, सो उनको इंटरप्रेट किया जाता है। सो इंटरप्रिटेशन जो है वो भी इसकी मुश्किल है, उन रिजल्ट्स को समझना ये भी मुश्किल है। सो इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आइए मजीद बात करते हैं न्यू टेक्निक की जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसको हम एनएन और एएनएन भी कहते हैं, दैट इज न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स या आर्टिफिशियल
न्यूरल नेटवर्क बेस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजिकल कंप्यूटेशन से ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड हुआ। न्यूरॉन जो है वो बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट है, ठीक है। न्यूरॉन जिस तरह ह्यूमन बॉडी में नर्व सिस्टम में एक न्यूरॉन है जो कि बेसिक यूनिट है पूरे सिस्टम को बनाने का, इसी तरह रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए एनएन की टेक्निक में भी न्यूरॉन जो है वो एक कंप्यूटेशनल यूनिट है। इसके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, इसके डिफरेंट कनेक्शंस हैं, इसकी डिफरेंट इनपुट आउटपुट और हिडन लेयर्स हैं, ठीक है। सो आप इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर आप ये टेक्निक डिप्लॉय करते हैं। न्यूरल नेटवर्क की टेक्निक कहाँ पे किस किस्म के सॉफ्टवेयर में यूज़ की जा सकती है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस टेक्निक्स को, न्यूरल नेटवर्क को आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन और डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आइए एक और दूसरी नई टेक्निक की बात करते हैं जिसका नाम है TBM, ट्री बेस्ड मॉडलिंग। ट्री बेस्ड मॉडलिंग भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन की एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। जिस तरह हमने अर्लियर लेक्चर में डिसीजन ट्रीज देखे थे, ठीक है, मतलब आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजन ट्रीज है आपके पास। एक नंबर है, ठीक है, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2 तो ये हो, इफ दिस नंबर इज लेट्स से लेस देन 2 तो ये हो, लेस देन 2 है और पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर ये हो, नेगेटिव है तो ये हो, ठीक है। सो आपने डिसीजन ट्रीज को आप यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन TBM जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है ये डाटा बेस्ड है। डाटा बेस्ड का मतलब ये है कि आपको डाटा चाहिए, ठीक है, जिसकी बेस पर आप ये टेक्निक या ये मॉडल यूज कर सकते हैं। प्रिजर्व ट्री एडवांटेजेस, जो सबसे की फीचर्स हैं इस टेक्निक के वो ये है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। जिस तरह हमने यहां पर हमने देखा कि PCA और DCA के कुछ एडवांटेजेस हैं और उसमें एक डिसएडवांटेजेस ये था कि डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन था। उसके मुकाबले में ट्री बेस्ड मॉडलिंग जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। इसी तरह बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डाटा, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी आपके पास एज ए रिजल्ट आउटपुट के तौर पर आती हैं और कैटेगरीज की सूरत में भी आपके पास चीज़ें आती हैं। सो ये भी इसका एडवांटेज है। और तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि पार्टीशन, नॉन यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट, मतलब ये जब आप सॉफ्टवेयर पर रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं सो ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर को लेकर नहीं चलता बल्कि पार्टीशन करता है, ठीक है। पार्टीशन वो किसी भी बेस पर की जा सकती है, वो पार्ट्स की बेस पर भी की जा सकती है, वो रोल्स की बेस पर भी की जा सकती है, लेयर्स की बेस पर भी की जा सकती है। सो पार्टीशन बेस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जाती है। सो ये भी इसका एक की फीचर है। TBM की टेक्निक को कहाँ पे यूज किया जाए, ठीक है। ऑब्वियसली TBM को हम डिफेक्ट एनालिसिस या रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और ट्री बेस्ड जो डिफेक्ट मॉडल्स हैं TBM की टेक्निक एग्जैक्टली वहां पे यूज होती है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन ही कर रहे हैं लेकिन लेटर ऑन अगर हम एक सेपरेट टेक्निक जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, सो TBDMs, ट्री बेस्ड डिफेक्ट मॉडल्स, वहां पे भी यूज होते हैं। सो TBM जो है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के लिए भी यूज होती है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्री बेस्ड मॉडलिंग कैसे यूज होती है, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्कशन ऑफ अवर नेक्स्ट लेक्चर। TBM रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे यूज होती है, आइए इस बात को देखते हैं, इस डिटेल को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले assumption इन ट्रेडिशनल टेक्निक्स, लीनियर रिलेशन है, यूनिफॉर्मली वैलिड रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा जो है वो रियलिटी ऑफ डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो चीज़ें देखने वाली हैं वो है आइसोलेटेड पॉकेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कोरिलेशन डिपेंडेंसी इन मैट्रिक्स एंड क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे TBM रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे यूज हो रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर में ये देखता है कि लीनियर रिलेशनशिप्स क्या हैं, ठीक है, या यूनिफॉर्मली वैलिड रिजल्ट्स क्या हैं। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, फंक्शन A फंक्शन B पर डिपेंडेंट है, फंक्शन B फंक्शन C पर डिपेंडेंट है, फंक्शन C फंक्शन D पर डिपेंडेंट है। सो एक लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। या लिंक A है वो लिंक B पर डिपेंडेंट है, लिंक B लिंक C पर डिपेंडेंट है, लिंक C जो है वो लिंक D पर डिपेंडेंट है। सो ये एक लीनियर लाइन की सूरत में एक रिलेशन है और यूनिफॉर्म है, ये एक जैसा है। सो ये डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन
मतलब आप इसको इस तरीके से समझें कि ये डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट मैट्रिक्स के थ्रू क्लासिफाई करता है, उनका कोरिलेशन देखता है, उनकी आपस में अगर कोई डिपेंडेंसी है तो उसको भी ये देखता है, उसको भी ये कंसिडर करता है। टीबीएम को अगर रिस्क करेक्टराइजेशन के तौर पर देखा जाए, मतलब एक है टीबीएम को आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है जैसा हमने यहां पे देखा कि टीबीएम को रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और नंबर 2 कि आप टीबीएम को रिस्क करेक्टराइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिस्क करेक्टराइजेशन के लिए कैसे यूज करेंगे? आइडेंटिफाइड देन व्हाट, ठीक है, आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, ऊपर जैसा हमने देख रहे हैं एक रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, कोई आपने उसकी मैट्रिक थी, कंपेयर किया, आइसोलेट किया, उसका रिलेशनशिप देखा, रिस्क आइडेंटिफाई हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? सो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ठीक है, ये देखा जाता है। कोई अगर रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तो क्या उसको रिमूव किया जाए या कोई करेक्टिव एक्शन लिया जाए, ठीक है, या एक्सट्रापोलेशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप इसको बेस बनाकर जो है वो नेक्स्ट आने वाली प्रोडक्ट्स में इस चीज को अवॉइड करने का भी सोच सकते हैं। और ज्यादातर जो है वो ट्री बेस्ड डिफेक्ट मॉडलिंग के लिए ये टीबीएम मोर अप्रोप्रिएटली यूज होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ट्री बेस्ड मॉडलिंग में आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, रिस्क आइडेंटिफाई हो गए, अब रिस्क को आप करेक्टराइज करें। इसका मतलब यह है कि आप देखें कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है ये सॉल्वेबल है, इमीडिएटली इसको एक्शन लिया जाए, या इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते तो फिर फ्यूचर में आने वाली प्रोडक्ट्स को आप कोशिश करें कि उसमें आप ये यूज ना कर सकें। एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आपने लेट से एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपने कोई स्पेसिफाइड हार्डवेयर आपने परचेज किया, उसकी प्राइस मिलियंस में थी, वो हार्डवेयर आ गया, वो आपने डिप्लॉय कर लिया, यूज करना शुरू कर दिया, लेटर ऑन पता चला कि ये हार्डवेयर उस हार्डवेयर में के उस मॉडल में कोई इशू है। अब ना आप हार्डवेयर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आपने पे कर दी है, और अगर आप हार्डवेयर चेंज करते हो तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। सो अब ये ऐसा रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है कि अब आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू विद दिस पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड रिस्क इज दैट कि आप कल को अगर दोबारा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें ये वाला मॉडल हार्डवेयर का परचेज ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो एनहांस मॉडल होगा हार्डवेयर का वो आप परचेज करेंगे। टीबीएम की अगर मजीद डिटेल्स को देखें, सो डिसीजन ट्रीज होते हैं हमारे पास, मल्टीपल या मल्टी स्टेज डिसीजन है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, ठीक है, नेचुरल टू डिसीजन प्रोसेस है, ठीक है, मतलब आप जैसा नेचुरल प्रोसेस है, जैसा मैंने कहा कि एक नंबर है, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 2 तो ये करो, इफ दैट नंबर इज लेस देन 2 सो फिर इस साइड पर रहो, इफ लेस देन 2 और नेगेटिव वैल्यू है सो फिर ये काम कर। सो बिल्कुल यहां पे भी आप उस चीज को लेकर आगे चलते हैं। सो इसकी एप्लीकेशंस टीबीएम की ढेर सारी हैं, डिसीजन मेकिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यूज किया जा सकता है, डिसीजन और एनालिसिस ऑप्टिमाइजेशन में भी यूज किया जा सकता है। अगर आपको याद हो तो इस ट्री मॉडल को हमने जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया था, और हमने ये देखा था कि एक कार है, उसने, ठीक है, उसने कोलाइड किया, उसने एक्सीडेंट किया। अब हम डिसीजन ट्री की तौर पर देख रहे हैं कि ये कार का एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या गाड़ी की ब्रेक प्रेस नहीं हुई, ठीक है, ड्राइवर की फॉल्ट थी या ब्रेक सिस्टम की फॉल्ट थी। ड्राइवर की फॉल्ट थी तो क्या कर सकते हैं, उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ड्राइवर लेट से किसी और चीज में बिजी था, लेट से मोबाइल यूज कर रहा था ड्यूरिंग द ड्राइविंग, इसलिए उसने वक्त पर ब्रेक प्रेस नहीं की। ये प्रॉब्लम है तो ये सेपरेट है। अगर ब्रेक सिस्टम फेल हो गया तो ब्रेक सिस्टम क्यों फेल हुआ, उसकी फिर क्या रीजंस हैं, क्या ब्रेक्स वीक थी, ब्रेक पैड वीक थे, या उसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। अगर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है, सो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम ना होने की क्या वजूहात हैं, या एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम था भी लेकिन उसने वक्त पर काम नहीं किया। सो आपने देखा कि कैसे एक प्रॉब्लम को आपने जो है वो डिवाइड कर दिया, और आप फिर देखते हैं कि डिसीजन जो है वो अकॉर्डिंगली कहाँ पे किया जा सकता है। तो आपने एनालिसिस किया, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो जो कोलिजन हुई थी पता चला कि जनाब जो उसका एबीएस सिस्टम था, ठीक है, वो जैम हो गया था किसी हार्डवेयर फॉल्ट की वजह से, जिसकी वजह से कार ने कोलाइड किया। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन एनालिसिस में आपको बड़ी हेल्प हो गई। ट्री बेस्ड मॉडल्स टीबीएम्स की अगर बात करें, सो
रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिसीजन ट्रीज भी हो सकता है, जिसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह कार एक्सीडेंट की मैंने बात की, ठीक है। अब इसका रिवर्स मॉडल ये हो सकता है कि आप एंड पे जिस रिजल्ट पे पहुंचे कि कार का ABS सिस्टम फ्रीज हो गया था, जैम हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वक्त पे कार प्रेस नहीं हुई और ड्राइवर ने ब्रेक को प्रेस भी किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी कार ने एक्सीडेंट कर दिया। सो एक था डाउनर प्रोसेस, एक था ये बॉटम अप प्रोसेस। सो आप बॉटम अप के तौर पर भी इसको यूज कर सकते हैं। मकसद हमारा जो है वो डिसीजन एक्सट्रैक्शन है, कहाँ पे लिए जाए, ठीक है। और बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव एनालाइज, लेट्स से अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कार का जो ABS सिस्टम है वो फ्रीज हो चुका था, उसमें कोई मॉल फंक्शनिंग थी, ठीक है। सो डिसीजन आप अकॉर्डिंगली ये लेते हैं कि ABS सिस्टम का जो हार्डवेयर है या जो एक्चुअल फिजिकल ब्रेक पैड्स हैं या जो भी पूरा सिस्टम है उसको इम्प्रूव इन्हांस किया जाए और उसको नया सिस्टम लाया जाए ताकि आने वाली कार्स में या फ्यूचर कार्स में उसको इस किस्म के रिस्क्स को रोका जा सके। अब बिल्कुल यहाँ पे एक TBM की एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल है IBM की एक प्रोडक्ट की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 11 किस्म के डिज़ाइन मैट्रिक्स, 11 किस्म की इन्होंने मैट्रिक्स रखी हैं जो कि डिज़ाइन की बेस पर है, साइज़ की बेस पर है और कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पर है। सो यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सो 11 डिफरेंट जो है वो यहाँ पे यूज किए हैं। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आपको नजर आ रही है। जैसे DF है, DF का मतलब है मीन डिफेक्ट, ठीक है। AD का मतलब है एड डेरिवेशन और N का मतलब जो है वो ये कोई सर्टन मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो आप देखते हैं कि कौन सा मॉड्यूल उसके दूसरे मॉड्यूल्स के साथ क्या कोरिलेशन है, क्या उसकी मीन वैल्यू है, ठीक है। इस TBM बेस्ड ट्री को आप यूज करते हुए अपने सॉफ्टवेयर में रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट टेक्निक है वो है OSR। OSR भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन की एक टेक्निक है, ऑप्टिमल सेट रिडक्शन। ऑप्टिमल सेट रिडक्शन क्या करता है? पैटर्न मैचिंग आइडिया, पैटर्न्स को मैच करता है। इसमें क्लस्टर्स और क्लस्टर का एनालिसिस किया जाता है। TBM की तरह ही है, लेकिन TBM में आपकी नोड्स हैं या डिसीजन लेवल्स हैं, यहाँ पे पैटर्न एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न एक्सट्रैक्शन और पार्टीशनिंग है, ठीक है। सो OSR एल्गोरिथम कैसे काम करता है? स्टेप नंबर 1, 2 और 3 में यहाँ पे डिफाइन है। डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, उनको यूज किया जाता है क्लस्टर एनालिसिस के तौर पर। सेकंड स्टेप में सारे जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सबसेट्स होते हैं उनको एज ए पैटर्न डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में क्या किया जाता है कि इसको उस वक्त तक रिपीट किया जाता है जब तक कि आप किसी एंट्रोपी रिडक्शन पर आप पहुंच नहीं जाते। सिंपली आप इसमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझ सकते हैं कि OSR ऑप्टिमल सेट रिडक्शन ये पैटर्न मैचिंग पर काम करती है। इसमें भी क्लस्टर्स और क्लस्टर एनालिसिस हैं, TBM की तरह है, लेकिन डिफरेंट इन द सेंस ये है कि इसमें पैटर्न एक्सट्रैक्शन और पार्टीशनिंग वाले कॉन्सेप्ट्स इसमें मौजूद हैं। एक एग्जांपल अगर देखें OSR की, सो यहाँ पे ये एक प्योर ट्री नहीं है, सिमिलर टू ट्री है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जनरल सबसेट्स हैं, ठीक है। एक सबसेट 1 है, दूसरा सबसेट 2 है, ठीक है। फिर सबसेट 1 जो है वो आगे फर्दर कैटेगराइज है सबसेट 1.1 में, 1.2 में और 1.3 में, और इसी तरह फिर सबसेट 1.1 और फर्दर आपस में क्लासिफाइज हैं। सो कुछ ओवरलैपिंग एरियाज भी हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो नॉन ओवरलैपिंग एरियाज भी हैं। सो आपने क्या किया कि आपने पैटर्न्स बना दिए, ठीक है, कि सबसेट 1 में एक तरह के पैटर्न्स होंगे, सबसेट 2 में दूसरी तरह के पैटर्न्स होंगे, फिर सबसेट 1 में अगर फर्दर कोई क्लासिफिकेशन है सो उस तरीके से वो भी आपने इसमें कर ली। आइए अब बात करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जो डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं उनकी क्लासिफिकेशन की। सो जिस तरह हमने क्वालिटी एश्योरेंस के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का आपस में कंपैरिजन किया था, क्वालिटी एश्योरेंस के डिफरेंट
डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स थे उसमें इंस्पेक्शन था, डिफेक्ट प्रिवेंशन था, इसी तरह फॉर्मल रिव्यू था, ठीक है, फॉर्मल वेरिफिकेशन था, ठीक है। सो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस के अल्टरनेटिव्स की डिफरेंट टेक्निक्स थी और हमने उनका कंपैरिजन किया था। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के, आइए उनको आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर हम किन चीज़ों पर करेंगे, किस बेस पर करेंगे? एक्यूरेसी के लेवल पर, अवेलेबिलिटी के पैरामीटर की बेस पर और कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन और गाइडेंस की पैरामीटर पर, ठीक है। सो हम देखेंगे कि जिस तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो हम इसका करेंगे कि कॉस्ट रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं वो सिंप्लिसिटी कितनी है किस मॉडल की, ईज ऑफ रिजल्ट इंटरप्रिटेशन किस मॉडल की ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी ऑफ टूल सपोर्ट किस मॉडल की ज़्यादा है। एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं, सो एक्यूरेसी से मुराद हमारी जो है वो ये होता है कि मॉडल फिट्स डाटा वेल, ठीक है। मतलब जो डाटा आप उस मॉडल में फीड कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो डाटा उस मॉडल में फीड कर रहे हैं वो कितना अप्रोप्रिएटली फिट हो जाता है, कहीं ओवर फिटिंग या क्रॉस वैलिडेशन, ओवर फिटिंग तो नहीं है, ठीक है। सो ये आप एक्यूरेसी में ये चीज करते हैं। अगर आपने ओवर फिट कर लिया, सो ओवर फिट करने से मतलब एक मॉडल है वो जो डाटा सॉफ्टवेयर का जो डाटा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो मॉडल उसके लिए अप्रोप्रिएट या सुटेबल ही नहीं है, सो फिर दैट विल दी ओवर फिटिंग विल रिजल्ट इन बैड प्रेडिक्शंस, ठीक है। और इसी तरह जो है वो प्रेडिक्शन आप करते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि आप ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स बताते हैं और थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट जो है वो आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि एरर्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। यूजफुलनेस को अगर देखा जाए, जब हम कंपैरिजन में रिस्क आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर करते हैं तो हमने एक एक्यूरेसी देखा, दूसरा हमने यूजफुलनेस देखेंगे। एक्यूरेसी में हमने जो जिस सॉफ्टवेयर का आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसका डाटा उस मॉडल में फिट करने की हमने बात की है। यूजफुलनेस की अगर हम बात करें तो हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। सो टू बी यूजफुल मस्ट बी अवेलेबल अर्ली, ठीक है। मतलब आप किस मॉडल को यूज करेंगे डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान कितना अर्ली जो है वो अवेलेबल है या किन लेवल्स पर मतलब अर्लियर स्टेजेस पे अवेलेबल है, अर्लियर स्टेजेस पर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद आप उस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप अर्लियर स्टेजेस पर रिस्क आइडेंटिफिकेशन के उस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे सो दैट यू आर इन बेटर पोजीशन टू डील विद द रिस्क। इसमें भी फोकस जो है वो कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट पर है। कुछ रेमेडियल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, अर्लियर रेमेडियल एक्शंस लिए जा सकते हैं, और वो इसलिए कि आपने रिस्क अर्लियर आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और आप जो है वो अगर अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं तो स्टेबिलिटी आपको मिलती है। कुछ कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन गाइडेंस के तौर पर जो चीज़ें देखनी चाहिए वो ये है कि क्या असेस करना है और क्या प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा कैसे जो है वो रिस्क को या एरियाज हैं को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। सो व्हाट टू डू। और इसी तरह ट्री बेस्ड रिलायबिलिटी मॉडल TBRMs जिनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, वहां पे भी उसमें भी ये फैसिलिटेट और हेल्प करता है। लेट अस नाउ टू प्रोसीड टुवर्ड्स द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट risk identification models that we have discussed in our lecture. So there are different techniques such as correlation, regression, discrimination neural networks, and then tree-based model TBM and OSR, optimal set reduction. ये different techniques हैं हमारे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन की। इनको हम दो पैरामीटर्स के लिए चेक कर रहे हैं मेनली कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है। मजीद अगर देखें सो हमने देखना है एक्यूरेसी लेवल, स्टेबिलिटी और गाइडेंस, और कॉस्ट रिलेटेड हमने देखना है सिंप्लिसिटी, इंटरप्रिटेशन और टूल सपोर्ट। अगर कोरिलेशन की बात करें सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये बड़ा पुअरली इसका एक्यूरेसी अचीव करना इसमें पुअर लेवल पर है, मतलब कोई अच्छे तरीके से ये रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। स्टेबिलिटी इसकी फेयर है, सिंपलेस्ट मॉडल है, ठीक है। रिजल्ट्स भी आप इसमें जो है वो इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। टूल सपोर्ट्स आपके पास वाइड है, मतलब ढेर सारे आपके पास टूल्स ऐसे मौजूद हैं जो कि कोरिलेशन बेस्ड हैं और उनको आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं।
सेकंड टेक्निक की अगर हम बात करें रिग्रेशन की, इसमें भी आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो पुअर है, स्टेबिलिटी भी इसकी कोई बहुत खास नहीं है, गाइडेंस भी इसमें पुअर है, सिंपल मॉडल है जो कि इसके एक अच्छा एडवांटेज है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन बहुत आसान नहीं है एज कंपेयर टू कोरिलेशन, और इसमें भी टूल सपोर्ट्स आपके पास ढेर सारे अवेलेबल हैं। डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें, डिस्क्रिमिनेंट डीए की जैसा हमने बात की थी, इसमें एक्यूरेसी लेवल बेहतर है, गुड है, स्टेबिलिटी भी इसकी एक्सीलेंट है, गाइडेंस भी इसकी फेयर है, सिंपल इतना इसको यूज करना इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, मॉडरेट है एज कंपेयर टू दी अदर, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है। इसी तरह रिजल्ट इंटरप्रिटेशन भी एज कंपेयर टू कोरिलेशन इसमें मॉडरेट है, और टूल सपोर्ट भी इसमें कोई बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो इसमें एक्यूरेसी तो गुड है, लेकिन स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली फेयर है, गाइडेंस इसकी फेयर है, और इसका सिंप्लिसिटी लेवल बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मतलब न्यूरल नेटवर्क की टेक्निक को अगर आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, सो ये आपके लिए मतलब वो पर्सन जिसका बैकग्राउंड नॉलेज बहुत ज्यादा होगा, सिर्फ वही इसको यूज कर सकता है। इसी तरह जो रिजल्ट आएंगे उनको समझना, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना एनएन में बहुत हार्ड है, और इसके टूल्स भी मिल जाते हैं। ट्री बेस्ड मॉडल्स इसके गुड फीचर्स हैं, लाइक एक्यूरेसी भी गुड प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी भी इसकी गुड है, गाइडेंस भी इसकी एक्सीलेंट है, सिंप्लिसिटी लेवल इसका मॉडरेट है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन इसमें इजी है, और टूल सपोर्ट्स भी इसमें मॉडरेट है। और ऑप्टिमल सेट रिडक्शन ओएसआर की बात करें, एक्यूरेसी लेवल इसमें गुड है, स्टेबिलिटी फेयर है, गाइडेंस इसकी एक्सीलेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसका जो है मतलब सिंप्लिसिटी लेवल इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओएसआर को डिप्लॉय करना, यूज करना कोई आसान काम नहीं है। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन भी इसमें मॉडरेट लेवल की है, और इसके टूल जो है वो वाइडली अवेलेबल नहीं है, बड़े लिमिटेड से टूल्स इसके अवेलेबल है। सो हमने डिफरेंट रिस्क आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स को आपस में कंपेयर किया। अगेन दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने जितने भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन के मॉडल्स देखे हैं वो सब के सब यहां पर कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। सो मतलब आप देख सकते हैं कि ट्री बेस्ड मॉडल TBMs ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि here you can see that the accuracy is good, the stability is good, the guidance is excellent, the complexity level, the simplicity level is not that bad, and it's moderate. The result interpretation is very easy, and there are tools available that can be used. लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल किस किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए, किस किस्म के सॉफ्टवेयर की रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। इस स्लाइड को मैं स्किप कर रहा हूं। Let us now proceed towards the summary of today's lecture. In today's lecture, we talked about the risk identification. We have seen different techniques. These techniques are classified as there are some old techniques like correlation based, regression based, and there are some new techniques. New techniques are classified as statistical based and artificial intelligence based. We have seen the details of each of these techniques, and we have seen different parameters through which we can compare these techniques. So इनमें से कौन सी टेक्निक बेहतर है डिपेंड करता है, हर एक के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। The overview of next lecture is we will talk about software reliability engineering, SRE. एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। सो इसके कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेस क्या हैं, एग्जिस्टिंग अप्रोचेस जो हमारे पास हैं उनको भी हम देखेंगे, और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है ट्री बेस्ड रिलायबिलिटी मॉडल्स को यूज करते हुए। These are going to be the topics of our next lecture. This is the end of today's lecture. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.